हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। और आज हमारा है मॉक टेस्ट नंबर 7 पीवाईक्यू का, जो हम लोग कर रहे थे। हम लोग 2012 का भी कर रहे हैं। हम लोग इससे पहले 2010 और 2011 कर चुके हैं। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर नंबर 37 तक कर लेते, आज उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले मेरे साथी हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं क्वेश्चन अंग्रेजी में नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, ना पढ़ने का मेरा एक ही कारण है, क्योंकि अगर मैं दोनों पढ़ूंगा टाइम जाएगा, प्लस कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप यूपी में रह रहे हैं और यूपी का पेपर दे रहे हैं, तो हर लोगों को हिंदी और अंग्रेजी इतनी आती है कि वो समझ सकते हैं। तो इतना मैनेज कर लीजिए। फिर आगे देखा जाएगा मैं क्या कर सकता हूँ। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, टाइम खत्म नहीं करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? तो देखिए, अरल सागर के किनारे कौन 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 सा देश है? तो देखिए, ऑप्शन हमारे पास है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। उज्बेकिस्तान देखिए ऑप्शन में दो बार दिया गया है। हालांकि यहाँ पे देखिए अजरबैजान लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। ये अजरबैजान है, और फिर कजाकिस्तान और रसिया। सॉरी, तो यहाँ पे देखिएगा, मतलब कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। देखिए, इसको आप चाहें तो एक ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। देखिए, अरल सागर है। अब अरल सागर का मतलब क्या है? देखिए, KUR, उसको मैंने ऐसे कहता कुर कुर मतलब अरल करके। देखिए, अरल सागर के किनारे जो दो देश हैं वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। अरल सागर में आमू दरिया और सीर दरिया नदियां गिरती हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज और है, कैस्पियन सागर। देखिए, कैस्पियन सागर के किनारे पांच देश हैं: ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और रसिया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करके पूछा जाता है। आप कैस्पियन सागर की जो कंट्रियां हैं, इसको आप तारिक नाम के से भी याद कर सकते हैं। देखिए, तारिक का मतलब क्या है? टी से क्या है? तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, मृत सागर। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आयोग में दो तीन बार पूछा गया। उसका सही उत्तर क्या है? मृत सागर, डेड सी। देखिए, लवणता को प्रति ग्राम हजार में व्यक्त किया जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। एक समुद्री जल में औसत लवणता जो होती है वो 35% होती है। सामान्य खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा या आइसोहेलाइन कहते हैं। ये देखिए, आपके फैक्ट से काम का है। 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक 330% है। मृत सागर की 238% है, और ग्रेट सॉल्ट की 220%। देखिए, आपको परसेंट याद नहीं करना है। देखिए, आपसे इसमें सागर में पूछा गया, सागर में कौन सा था? तो मृत सागर। आपसे अगर कोई झील पूछा जाए, तो तुर्की की वान झील सबसे अधिक लवणी है। अगले क्वेश्चन पे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, जिसको डेथ वैली, निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? अपतनीय घाटी, अवनीति घाटी, पूर्वती घाटी, रिफ्ट घाटी। तो देखिए, ये जो है रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। देखिए, अमेरिका के दक्षिण में कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। आप एग्जाम्पल करके बताइएगा कि भारत में रिफ्ट घाटी के कहाँ पे पाए जाते हैं और उसके उदाहरण क्या क्या हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? पंपास, डाउन्स, वेल्ड, सवाना। तो इसका उत्तर क्या होगा? सवाना। सवाना क्या है? शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। यानी सवाना क्या है? तो सवाना जो है, ये क्या, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान पंपास कहते हैं। ठीक, देखिए, आप जानते हैं घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण और एक उष्णकटिबंधीय। आप एक काम करिएगा कि जो उष्णकटिबंधीय है उनकी लिस्ट याद कर लीजिए, तो बाकी जो बचेंगे कौन से होंगे? वो शीतोष्ण घास के मैदान बचेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है निम्नलिखित में से? प्रवाल विरंजन क्या है कि आपने देखा होगा समुद्र किनारे की छोटी छोटी सीपियां पाई जाती हैं, उन सीपियों को प्रवाल बोला जाता है। अगर आपको कभी लक्षद्वीप जाने का मौका मिलेगा या बॉम्बे वॉम्बे के आसपास का मौका मिलेगा, तो आपको ये दिखाई देंगे। तो देखिए, इन पे सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? सागरीय प्रदूषण, सागरों में लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के तापमान में वृद्धि, रोग एवं महामारियों का फैलना। देखिए, अगर इन चारों में आंसर हमको चूज करना पड़े तो सबसे उचित आंसर सी होगा। लेकिन अगर आयोग चाहे इसी क्वेश्चन को नए फॉर्मेट में कूट में बनाकर दे दे, अगर कूट में देगा, तो देखिए, रोग रोग एवं महामारियों को छोड़कर ये तीनों कारण क्या होते हैं? ये तीनों कारण से प्रवाल विरंजन होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान, अम्लता में वृद्धि, सागरीय प्रदूषण, अवसादों में वृद्धि इत्यादि भी उत्तरदायी कारक है, जिसमें सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों हो जाती है। भारत में प्रवाल कहाँ पाए जाते हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया, वेनुजुएला, रूस और बोत्सवाना। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी में अभी भी इसका देश रसिया ही है। लेकिन आप जब पेपर देने जाइएगा, तो कि किस कंट्री में कौन सा खनिज सबसे अधिक मिल रहा है, कौन धातु मिल रही है, ये उससे आप अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है?
वेनेजुएला में, सऊदी अरब में, ईरान में, इराक में। तो देखिए इसका उत्तर अभी भी वेनेजुएला ही है। इसलिए देखिए वेनेजुएला पे अमेरिका क्या चाहता है, अपना कब्जा चाहता है, क्योंकि तेल को लेकर वहाँ पे सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। ठीक। मूंगफली निम्नलिखित में से किस में से कहाँ की प्रमुख फसल है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। जॉर्जिया, गैम्बिया, घाना, ग्वाटेमाल। तो याद रखिएगा कि मूंगफली जो है गैम्बिया की प्रमुख फसल है। आप इन चारों देशों की राजधानियां कमेंट करके बताइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा होगा। आरोही का देखिए मतलब दो वर्ड है हिंदी में, एक आरोही और एक अवरोही। आरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग, अवरोही का मतलब होता है असेंडिंग। तो अगर आपको आरोही अवरोही में कंफ्यूजन हो तो वहां पे अंग्रेजी वाला वर्ड पढ़ लीजिएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक। आरोही का मतलब घटते क्रम में। ठीक है। ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी। देखिए भारत से जो बड़े देश हैं वो अर्जेंटीना है, फिर भारत आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक। उसके बाद हमारा ब्राजील आ जाता है। ये ध्यान करके रखिएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए। आयोग उसको कई बार पूछ चुका है और इस क्वेश्चन को नए क्लेवर में आपसे आयोग पूछ सकता है। देखिए ये क्या है, जनजातियां हैं और ये उनके प्लेस है। फुलानी, पश्चिमी अफ्रीका, बंतू, सहारा, मसाई, पूर्वी अफ्रीका, नूबा, सूडान। इसमें से बंतू ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित। फुलानी जो होती है, फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र में पाई जाती है। फुलानी लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। बंटू या बंतू जनजाति पूर्वी या मध्य दक्षिण अफ्रीका में रहती है। मसाई पूर्वी अफ्रीका के तगानिका, केन्या और पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्र में घुमक्कड़ पशुचारक के रूप में जीवन निर्वाह करते हैं। नुब्रा जनजाति सूडान में पाई जाती है। देखिए जनजातियों से आयोग हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो भारत की जनजाति और विश्व की जनजाति का एक लिस्ट बना लीजिए और उसको रट डालिए, वहां से क्वेश्चन आते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है सहारा, गोबी, थार, कालाहारी। तो इसका उत्तर थार है, क्योंकि थार जानते हैं भारत में है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, 83 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। देखिए जनसंख्या नगरीकरण के ये क्वेश्चन मैं से छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो पूछे गए थे ये पुराने डेटा से पूछे गए थे, तो इसका आंसर उन्होंने नए डेटा से दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। हाँ ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया। ब्राजील ने, यूएसए ने, भारत ने, चाइना ने। आपको जान के हंसी आ रही होगी कि भारत ने सबसे पहले परिवार नियोजन का अपनाया था, लेकिन उसके बाद भी भारत की जनसंख्या इतनी अधिक हो गई। देखिए अपनाना अधिक है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन उस रूप से नहीं हो पाया। इसमें कुछ फैक्ट हैं आपके काम के, उसको जान लीजिए। देखिए भारत विश्व का प्रथम देश है जिसने 1952 में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया। प्रथम योजना में रिदिम प्रत्यागम, दूसरी योजना में क्लिनिक प्रत्यागम, ठीक, जिसको बोलते हैं बंध्याकरण पहली बार, तीसरी योजना में मैकेनिकल प्रत्यागम, ठीक, और अंतर्गर्भाशय उपकरण को पहली बार अपनाया गया। ये ध्यान रखिएगा, 1952 में इसको स्टार्ट किया गया था। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, राष्ट्रपति की इच्छा से कतई नहीं। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे इसको रखते हैं, किसी परिस्थिति में ऐसा ये भी नहीं है। संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर ये भी नहीं है। तो देखिए संसद राज्य सूची के विषय पर यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तभी बना सकती है। देखिए जब संसद की बात होती है तो संसद का मतलब 3 लोग आते हैं उसमें, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक या समझीन है, तो संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। ऐसा कानून 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रवृत्त होगा। तो देखिए 2 चीज़ रखिएगा, संपूर्ण भारत के लिए या भारत के किसी भाग के लिए, और ये कानून 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये याद जरूर रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, इसको स्टार लगा दीजिएगा। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए इसका सही उत्तर जो है वो है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। आप एक काम करिएगा, जो चारों केसेस हैं इन चारों केसेस का ईयर लिख लीजिएगा, ये केस कौन कौन से ईयर के हैं, क्योंकि आयोग कई बार क्या होता है केस और ईयर को देता है मैचिंग में मिलाने के लिए। तो देखिए बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग है। ठीक, केशवानंद भारतीवाद में उद्देशिका को संविधान का अंग घोषित किया गया। बेरुवाड़ी मामले में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। ठीक, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से किसकी संस्कृति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए।
तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर समिति। तो देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य ठीक 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। उस समय जो है टोटल 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया था और इस समय कुल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। और ये जो है भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। अब ये जो कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों को एक बार आप क्या करिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा या पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनाया जाता है। देखिए, कर्तव्यों के लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसको सजा कोई प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया, लेकिन संसद ऐसा कानून बना के सजा दे सकती है। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? तो ये मैंने आपसे पहले बताया, इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। इसकी व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जान लीजिएगा कि आर्टिकल 79 संसद के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित या फिर पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। संसद की संस्तुति के राज्य के राज्यपाल की संस्तुति से, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति से, मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति से। तो राज्य विधानमंडल में कोई भी जब धन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, उससे जो है राज्यपाल से पहले मंजूरी ली जाएगी, और यदि धन विधेयक पास करके भेज दिया गया राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल को उसकी मंजूरी देना आवश्यक होता है। और यही काम संसद में जो है राष्ट्रपति को पहले विश्वास में लेके ऐसा काम किया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207(1) के अनुसार राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से पुरस्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उत्पन्न करने वाला विधेयक विधान परिषद में पुरस्थापित नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य। ये कूट वाला क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और विधानसभा के सदस्य केवल पार्टिसिपेट करते हैं, विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य से पार्टिसिपेट नहीं करते। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण या निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के शून्य घोषित कर दिया जाए, उसके द्वारा यथास्थिति उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख उसके पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अभी मान्य नहीं होंगे। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग का फेवरेट टॉपिक है और उपराष्ट्रपति फेवरेट टॉपिक है। इसको तैयार जरूर करें, क्योंकि इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, हाई कोर्ट को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त सभी को नहीं, तो केवल राष्ट्रपति को है। आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग विधि का जब मामला आएगा तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से क्या कर सकता है? राय ले सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो आप जानते हैं कि संयुक्त बैठक जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, उसका जो है अध्यक्ष का कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अगर ये नहीं होंगे तो लोकसभा के कौन करेगा? लोकसभा का डिप्टी स्पीकर करेगा। ठीक, कंफ्यूजन मत रखिएगा इस पर। देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, आप इसका निर्णय आप खुद करिएगा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं होते। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था पेपर, आप एक बार देखिएगा ध्यान से। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। आहूत मतलब बुलाई जाती है। तथा अनुच्छेद 118 के तहत इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये आर्टिकल याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष का पद बड़े उत्तरदायित्व का पद है। अध्यक्ष सदन की गरिमा और विशेषाधिकारों को कायम रखने के लिए जिम्मेदार होता है। एक बार चुने जाने के बाद वह दलीय पक्षों से ऊपर उठ जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। साधारणतः सदन के अधिवेशनों का सभापति अध्यक्ष करता है। वह केवल उसी स्थिति में पीठासीन नहीं होगा जब उसको हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। धन विधेयक कहाँ पूरा स्थापित किया जाता है? आप जानते हैं कि धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा उसमें कोई संशोधन कर सकती है, लेकिन उसको मानने के लिए लोकसभा लोकसभा सहमत नहीं हो सकती। लोकसभा चाहे उसको माने चाहे तो ना माने। यदि 14 दिन के अंदर अगर वो नहीं लौटाती राज्यसभा लोकसभा को, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको पारित मान लिया जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 110(a) के अनुसार इस अध्याय के प्रयोजन के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध है। यानी किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार द्वारा धन उधार ले जाना या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, या भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ये सब के सब क्या धन विधेयक के अंडर में आते हैं। और कोई विधेयक धन विधेयक न होगा या नहीं होगा, इसका निश्चय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है।
और इस अगर लोकसभा अध्यक्ष ने किसी विधेयक को धन विधेयक कर दिया तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों से अलग अलग, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। उसका सही उत्तर क्या होगा? लोकसभा। आप जानते हैं कि आर्टिकल 75(3) के अनुसार लोकसभा का सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, यानी मंत्रिपरिषद क्या होती है? आर्टिकल 75(3) के अनुसार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो लोकसभा के सदस्यों को यानी किसके मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। देखिए, संसद का दूसरा सदन लोकसभा यानी लोक सदन है। इसका निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। लोकसभा के लिए निश्चित अवधि का उपबंध है। लोकसभा की अवधि उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्षों की होती है, तत्पश्चात उसका स्वतः विघटन हो जाता है। चूंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, आर्टिकल 75(3). अतः मंत्रियों का संवैधानिक दायित्व होता है कि जैसे ही वे लोकसभा का विश्वास गवा दें, सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। तो ये सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं आर्टिकल 155 के अनुसार। और देखिए, राज्यपाल का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, लेकिन 5 साल का टेन्योर होता है। हालांकि जान लीजिएगा, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न से किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये प्रश्न के द्वारा रिपीट कर दिया गया है। ठीक, इसको छोड़ते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, उसमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि कैग नाम का जो पद है वो संविधान द्वारा दिया गया एक संवैधानिक पद है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक में जो है कैग के बारे में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा, और उसको उसके पद से उसी रीति से हटाया जाएगा या उसी आधारों पर जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा उसमें। अब एक बात देखिए, अगर कोई व्यक्ति कैग नियुक्त हो जाता है तो उसके अधिकारों में कोई कमी नहीं की जा सकती। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाती है? आपको इस केस का नाम देना है। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बैंक का राष्ट्रीयकरण का मामला, अजहर बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन। उसका सही उत्तर क्या है? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। आप इन चारों केसों के ईयर नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के बाद में मूल अधिकारों के संबंध में ऐसी धारणा उच्चतम न्यायालय ने की थी। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए, आपने पेपर में कभी सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कम से कम 5 जज होने चाहिए। ठीक है, अच्छा आप बताइएगा अब तक जो है कितने जजों की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी और किस केस में बनी थी? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 5 साल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जब जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। उसका सही उत्तर क्या होगा? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 2 में उपबंधित है कि निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा। ठीक, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। देखिए, टोटल कितने इलेक्शन मेंबर होंगे ये तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, संसद को नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति का ये अधिकार जान लीजिएगा अपने मन से नहीं है। कैबिनेट जितना प्रस्ताव पारित कर दे राष्ट्रपति उसको मंजूरी दे देता है व्यवहार में। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो देखिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन जो है संवैधानिक प्राधिकरण जिसका संविधान में जिक्र किया गया है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें से राज्य निर्वाचन आयोग, इसका आर्टिकल क्या होता है? 243 आई है कि राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत, ये तीनों के तीनों क्या है? संविधान में है, लेकिन राज्य निर्वाचन अधिकारी ये संविधान में नहीं है। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। जानते हैं, राजस्थान के नागौर से। इसकी व्याख्या नहीं पड़ी जाती है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कुल कितनी है?
ये याद कर लीजिए, कुल स्थानों का 1/3। अब बिहार में क्या है शादी है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आप सीरीज आपको ये कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि इस सीरीज से आपने कुछ भी सीखा हो, आपको लाभ हो रहा हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।